विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। कल मैंने आधुनिक विश्व में चरवाहे ये अध्याय शुरू किया था। समकालीन विश्व यानी इतिहास की किताब से तीसरा अध्याय। तो देखिए, आज इसमें समझें पठारों, मैदानों और रेगिस्तानों में चरवाहे सिर्फ पहाड़ों में ही नहीं रहते थे, वे पठारों, मैदानों और रेगिस्तानों में भी बहुत बड़ी संख्या में मौजूद थे। धंगर महाराष्ट्र का एक जाना माना चरवाहा समुदाय है। 20वीं सदी की शुरुआत में इस समुदाय की आबादी लगभग 4,76,000 थी और उनमें से ज़्यादातर गड़रिये या चरवाहे थे। हालांकि कुछ लोग कंबल और चादरें भी बनाते थे, जबकि कुछ भैंस पालते थे। धंगर गड़रिये बरसात के दिनों में महाराष्ट्र के मध्य पठारों में रहते थे। यह एक अर्ध शुष्क इलाका था, यानी पूर्ण शुष्क नहीं, अर्ध शुष्क, जहाँ बारिश बहुत कम होती थी और मिट्टी भी खास उपजाऊ नहीं थी। चारों तरफ सिर्फ कटीली झाड़ियाँ होती थी। वहाँ पर बाजरे जैसी सूखी फसलों के अलावा यहाँ और कुछ नहीं उगता था। मॉनसून में यह पट्टी धंगरों के जानवरों के लिए एक विशाल चारागाह बन जाती थी, यानी बरसात के दिनों में यहाँ पे अच्छी खासी घास उगाती थी। अक्टूबर के आसपास धंगर बाजरे की कटाई करते थे और चरागाहों की तलाश में पश्चिम की तरफ चले जाते थे। करीब महीने भर पैदल चलने के बाद वे अपने रेवड़ों यानी झुंडों के साथ कोंकण के इलाके में जाकर डेरा डाल देते थे। अच्छी बारिश और उपजाऊ मिट्टी की बदौलत इस इलाके में खेती खूब होती थी। कोंकणी किसान भी इन चरवाहों का दिल खोलकर स्वागत करते थे। जिस समय धंगर कोंकण पहुंचते थे उसी समय कोंकण के किसानों को खरीफ की फसल काट कर अपने खेतों को रबी की फसल के लिए दोबारा उपजाऊ बनाना होता था। ये देखिए, चित्र के द्वारा यहाँ पे दिखाया गया है कि ये ऊँट पालने वाले ये जो है समुदाय जो है दिख रहे हैं यहाँ पर। धंगरों के मवेशी खरीफ की कटाई के बाद खेतों में बची रह गई ठूंठों यानी जो डंठल से लगे रह जाते थे, जड़ वाले, को खाते थे और उनके गोबर से खेतों को खाद मिल जाती थी। इसीलिए किसान उन्हें पसंद करते थे, क्योंकि उनके जानवरों से जो गोबर होता था उससे फसल मतलब उनके खेत हैं उनकी उर्वरा शक्ति बढ़ती थी। कोंकणी किसान धंगरों को चावल भी देते थे, जिन्हें वे वापस अपने पठारी इलाके में ले जाते थे, क्योंकि वहाँ इस तरह के अनाज बहुत कम होते थे। मानसून की बारिश शुरू होते ही धंगर कोंकण और तटीय इलाके छोड़कर सूखे पठारों की तरफ लौट जाते थे, क्योंकि भेड़ें गीले मानसूनी हालात को बर्दाश्त नहीं कर पाती। यानी भेड़ें जो है बरसात को बर्दाश्त या गीले इलाके को बर्दाश्त नहीं कर पाती। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी सूखे मध्य पठार घास और पत्थरों से अटे पड़े थे। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में इनमें मवेशियों, भेड़ बकरियों और गड़रियों का ही बसेरा रहता था। और यहाँ गोल्ला समुदाय के लोग गाय भैंस पालते थे, जबकि कुरुमा और कुरुबा समुदाय भेड़ बकरियां पालते थे और हाथ के बुने कंबल बेचते थे। ये लोग जंगलों और छोटे छोटे खेतों के आसपास रहते थे। वे अपने जानवरों की देखभाल के साथ साथ कई दूसरे काम धंधे भी करते थे, यानी जानवरों की भी देखभाल करते थे और दूसरे धंधे भी। पहाड़ी चरवाहों के विपरीत यहाँ के चरवाहों का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना सर्दी गर्मी से तय नहीं होता था। ये लोग बरसात और सूखे मौसम के हिसाब से अपनी जगह बदलते थे, क्योंकि बरसात में अभी बताया था ना कि बरसात के मौसम को भेड़ें पसंद, मतलब उनके लिए वो मौसम सही नहीं होता है। सूखे महीने में वे तटीय इलाकों की तरफ चले जाते थे, जबकि बरसात शुरू होने पर वापस चल देते थे।
मानसून के दिनों में तटीय इलाकों में जिस तरह के गीले दलदली हालात पैदा हो जाते थे, वे सिर्फ भैंसों को ही रास आ सकते हैं, भेड़ों को नहीं। ऐसे समय में बाकी जानवरों को सूखे पठारी इलाकों में ले जाना जरूरी था, इसलिए वो चले जाते थे बरसात के दिनों में सूखे इलाकों में। चरवाहों में एक जाना पहचाना नाम बंजारों का भी है। बंजारे उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई इलाकों में रहते थे और ये लोग बहुत दूर दूर तक चले जाते थे और रास्ते में अनाज और चारे के बदले गांव वालों को खेत जोतने वाले जानवर और दूसरी चीज़ें बेचते जाते थे। यानी अपने जानवरों में से खेत जोतने वाले जानवरों को और दूसरी चीज़ों को बेचते भी थे ये लोग। वे जहाँ भी जाते अपने जानवरों के लिए अच्छे चरागाहों की खोज में रहते थे। जहाँ अच्छे चरागाह होते थे वहीं पर वो जाते थे। बहुत सारे मुसाफिरों के विवरणों में हमें चरवाहा समुदायों की ज़िंदगी की झलक मिलती है। ये मुसाफिरों के समुदाय चरवाहा समुदाय कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर 19वीं सदी की शुरुआत में बुकानन ने मैसूर की अपनी यात्रा के दौरान गोल्ला समुदाय का दौरा किया था और अपने इस अनुभव के आधार पर उन्होंने लिखा। उनके परिवार जंगलों के किनारे छोटे छोटे गांवों में रहते थे और यहाँ वे थोड़ी सी ज़मीन पर खेती करते हैं और थोड़े बहुत जानवर रखते हैं और पास के कस्बों में जाकर दुग्ध उत्पाद बेचते हैं। उनके परिवार बहुत बड़े होते हैं, एक एक घर में 7-8 नौजवान आसानी से मिल जाएंगे, मतलब इतने बड़े परिवार होते हैं। और उनमें से 2-3 लोग जंगल में जानवर चराते हैं, जबकि बाकी अपने खेत संभालते हैं और कस्बों में जलावन की लकड़ी यानी जलाने वाली लकड़ी, छप्पर के लिए पुआल आदि पहुंचाते हैं। तो ये उनका कार्य रहता है। अब राजस्थान के रेगिस्तानों में राय का समुदाय रहता था और इस इलाके में बारिश का कोई भरोसा नहीं था और होती भी थी तो बहुत कम, बारिश जैसे होती भी थी तो बहुत कम होती थी। इसीलिए खेती की उपज हर साल घटती और बढ़ती रहती थी। यदि अच्छी बारिश हो जाती थी तो पैदावार थोड़ी सही हो जाती थी और यदि पैदावार कम हुई तो कम हुई तो पैदावार कम होती थी। बहुत सारे इलाकों में तो दूर दूर तक कोई फसल होती ही नहीं थी और इसके चलते राय का खेती के साथ साथ चरवाही का भी काम करते थे, खेती करते थे और चरवाही का काम। बरसात में तो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर के रायका अपने गाँव में ही रहते थे क्योंकि इस दौरान उन्हें वहीं चारा मिल जाता था। पर अक्टूबर आते आते ये चारागाह सूखने लगते थे, यानी राजस्थान के चारागाह सूखने लगते थे और नतीजन ये लोग नए चारागाहों की तलाश में दूसरे इलाकों की तरफ निकल जाते थे और अगली बरसात में ही वापस लौटते थे। रायकाओं का एक तबका ऊँट पालता था जबकि कुछ भेड़ बकरियां पालते थे और इस तरह हम देख सकते हैं कि चरवाहा समुदायों की ज़िंदगी कई चीज़ों के बारे में काफ़ी सोच विचार करके आगे बढ़ती थी और उन्हें इस बात का हमेशा ख्याल रखना पड़ता था कि उनके रेवड़ यानी उनके समुदाय एक इलाके में कितने दिन तक रह सकते हैं और उन्हें कहाँ पानी और चारागाह मिल सकते हैं। इस चीज़ की उन्हें जानकारी रखना पड़ती थी। उन्हें न केवल एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने का सही समय चुनना पड़ता था बल्कि यह भी देखना पड़ता था कि उन्हें किन इलाकों से गुजरने की छूट मिल पाएगी, क्योंकि हर कोई पसंद नहीं करता है कि वहाँ से ये चरवाहे निकलें। तो ये भी देखना पड़ता था कि किन इलाकों में इन्हें वहाँ से निकलने की छूट मिल पाएगी और किन इलाकों से नहीं। सफ़र के दौरान उन्हें रास्ते में पड़ने वाले गांव के किसानों से भी अच्छे संबंध बनाने पड़ते थे ताकि उनके जानवर किसानों के खेतों में घास चर सकें और उनको उपजाऊ बनाते चलें। अपनी रोजी रोटी के जुगाड़ में उन्हें खेती, व्यापार और चरवाही ये सारे काम करने पड़ते थे। आइए अब हम लोग देखें कि औपनिवेशिक शासन के दौरान यानी अंग्रेज़ों के ज़माने में चरवाहों का जीवन किस तरह बदला।
तो ये मैं इसके बारे में कल पढ़ाऊँगी। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।